नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। जियो और ब्लैक रॉक के ज्वाइंट वेंचर जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले ही निवेशकों के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी है। साथ ही कंपनी के टॉप मैनेजमेंट टीम का भी ऐलान किया है। अब किस किस को मिली है बड़ी जिम्मेदारी, आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट क्राइसिस की। चीन ने भारत समेत कई देशों को रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, जिससे भारत के ऑटो सेक्टर पर संकट मंडरा रहा है। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट को लेकर नरमी का जो रुख है वो अख्तियार किया है। अब भारत का क्या होगा, सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या प्लानिंग की, जानने की कोशिश करेंगे। अंतिम में चर्चा करेंगे मार्केट रिसर्च कंपनी कंटार की। कंटार ने देश में किराना और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की खपत यानी कंजम्पशन में कमी की बात की। जनवरी से लेकर मार्च 2025 के बीच रोजमर्रा की जरूरतें जैसे कि किराना और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की खपत सिर्फ 3.5% बढ़ी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएमसीजी ग्रोथ की यह रफ्तार पिछली 9 तिमाही में सबसे धीमी रही। इस गिरावट के क्या कारण है, क्या महंगाई बड़ी वजह है या कुछ और, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने म्यूचुअल फंड बाजार में कदम रखने से पहले अपनी टॉप लीडरशिप टीम घोषित कर दी। इसके साथ ही कंपनी ने एक वेबसाइट और एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। प्रवीण सर, पिछले महीने ही कंपनी ने सिड स्वामीनाथन को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया था, उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी। अब ये अपडेट सामने आ रही है कि सर जियो ब्लैक रॉक जो है वो अब किस मिशन को पूरा करना चाहती है। धमाकेदार एंट्री की बात हो रही है। आप जैसा कि कह भी रहे थे कि म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है उसमें जो है तगड़ा जो है एक्शन देखने को मिलेगा, हलचल देखने को मिलेगा। 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सर। बिल्कुल नहीं, देखिए जिस चीज़ का इंतज़ार काफ़ी वक्त से किया जा रहा था, जब जियो और ब्लैक रॉक का एक जॉइंट वेंचर बना था जिसका ऐलान हुआ था, ज़्यादा वक्त पुरानी बात नहीं है, और तब से इस बात को लेके ये चीज़ें पक्की थी कि आखिरकार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जियो और ब्लैक रॉक की एक ज़बरदस्त एंट्री होने वाली है। अब पिछले ही 27 मई को सेबी से मंजूरी मिली कि आप एसेट मैनेजमेंट के धंधे में आ सकते हैं और म्यूचुअल फंड SIPs इसको लॉन्च कर सकते हैं। तब सिड स्वामीनाथन को CEO अपॉइंट करने का भी ऐलान किया गया था। अब उसमें एक और बड़ा अपडेट हुआ है कि कंपनी ने एक तो अपनी जो टॉप लीडरशिप टीम है उसका ऐलान कर दिया है, वो गठित हो गए हैं। उसके साथ ही कंपनी ने अपना जो वेबसाइट है कंपनी ने उसको भी उतार दिया है। उसमें जो आप एक्सक्लूसिव एक्सेस का अर्ली एक्सेस का भी एक प्रोविज़न दिया गया है। पूरे तौर पर अगर हम मोटे तौर पर इस चीज़ को समझें तो आप समझिए 27 मई से आज आपकी 9 जून की जो तारीख है जी, इतने दिनों के बीच में ही जियो और ब्लैक रॉक ने एक बड़ा स्टेप उठाया है जी। हम प्रोड्यूसर साहब से आग्रह करेंगे कि प्लीज़ जो साइट का जो लुक है और जो फील कैसा दिख रहा है वो आप प्लीज़ दिखाइए ऑन स्क्रीन पर। पीसीआर से मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ उसको दिखाएं ऑन स्क्रीन। जी सर, आप चर्चा भी चलेंगे। वो मतलब आप समझिए कि 9-10 दिन के भीतर ही एक बड़ा जो है वो स्टेप उठाया है दोनों कंपनियों ने, जॉइंट वेंचर ने। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा जब जियो ब्लैक रॉक के SIP, जियो ब्लैक रॉक के जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में होंगे जी। अब प्रवीण सर चर्चा को आगे लिए चलेंगे, लेकिन किन किन लोगों की नियुक्ति हुई है ये हम पहले आपको बता देते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि सिड स्वामीनाथन साहब को बनाया गया MD और CEO, अमित भोसले साहब को बनाया गया है चीफ रिस्क ऑफिसर। दूसरी बात,
अमूल पई साहब को बनाया गया है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और विराज त्रिपाठी साहब को बनाया गया है हेड ऑफ द प्रोडक्ट। और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर जो साइट का जो लुक है वो आप देख पा रहे हैं, देखिए कितना एनरिच्ड लग रहा है, बहुत ही बड़ा बड़ा आपको लग रहा होगा स्क्रीन। और इसी वेबसाइट पर आप जाकर आप आगे भविष्य में SIP में अपनी जो है पार्टिसिपेशन है उसको तय कर सकते हैं। लेकिन प्रवीण सर कंटिन्यू करेंगे, जिन लोगों का जो नियुक्ति किया गया उसका डिटेल्स हमने आपको बता दिया। लेकिन मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि सर मिशन मोड के तहत लगता है काम करते हुए दिख रहे हैं, क्या इसके पीछे बड़ी वजह है कि इंडिया का जो बड़ा मार्केट है और जिस तरह से SIP के प्रति जो आम निवेशकों का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या वो बड़ा फैक्टर है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने बताया कि 70 लाख करोड़ के करीब की, थोड़ा कम होगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड की भारत में। इसके जल्द ही यानी अगले 1-2 साल में ही 100 लाख करोड़ पर पहुंच जाने की उम्मीद है, जैसी कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है। अभी म्यूचुअल फंड्स का जो कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे देश में, तो कुछ चुनिंदा शहरों, कुछ टियर 2 जो सिटीज़ हैं, कुछ बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ तक ही सीमित है। अब जो गेम चेंजर होगा वो गेम चेंजर होगा इसमें टियर 2 के साथ टियर 3 सिटीज़, फिर कस्बे और फिर गांव तक का मामला। ब्लैक रॉक को चूंकि पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट का जो पूरा बिजनेस है उसको चलाने की महारत हासिल है, पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जियो के पास एक ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। डिजिटल फर्स्ट को लेके दोनों कंपनियां आगे बढ़ी, यानी डिजिटली आप प्रोडक्ट्स को खरीद सकें, इन्वेस्ट कर सकें, रिडीम कर सकें, ये जो सहूलियतें मिलेंगी इस पर सबसे बड़ा दांव होगा रिलायंस का और ब्लैक रॉक का। जी प्रवीण सर, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या घर घर तक पहुंचाने में, SIP को पहुंचाने में ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत कारगर साबित होंगे? बिल्कुल कारगर साबित होगा। सर? आप समझिए कि जियो की जो आउटलेट्स हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स, यानी जो जियो सिम और जियो के मोबाइल फ़ोन जो बेचने के जो आउटलेट्स हैं, दुकानें हैं, वो एक बड़ा मीडियम साबित होंगी। रिलायंस का जो रिटेल का पूरा बिजनेस है उसमें चाहे ट्रेंड्स हों या दूसरे जो उनके रिटेल के बिजनेस है, वहाँ पे आप बंडल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। जियो के साथ आप बंडल कर सकते हैं, जियो की सिम के साथ और उसके फ़ोन के साथ बंडल कर सकते हैं। आपके पास एक पूरा का पूरा नेटवर्क मौजूद है। तो रिलायंस को इस चीज़ का एक एडवांटेज है इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे कि उसको बहुत ज़्यादा आप समझिए कि एफर्ट नहीं डालने होंगे गांव देहात तक पहुँचने के लिए। फिर जियो फाइनेंशियल की जो आउटलेट्स खुलेंगे, नए ऑफिसेस खुलेंगे, उनके जरिए आप सीधे पहुँचेंगे, तो मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी लोगों तक पहुंचने में, रिलायंस को, जियो फाइनेंशियल को और आपका ब्लैक रॉक को। लेकिन असली गेम यहाँ तय होगा कि क्या रिटर्न आप किस तरह से यहाँ पे डिलीवर कर पाएंगे। तो वहाँ अगर रिटर्न अगर आप अच्छे देते हैं तब ये है कि कस्टमर्स का या कंज्यूमर्स का भरोसा बढ़ेगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपके पास और बड़े इंक्रीमेंटल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सर जैसे ही आपने रिटर्न की बात की ना, मैंने पास जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो ग्राफ है, जो चार्ट है, वो मेरे सामने खुल गया है सर। आज जो है मतलब देखिए 4% की तेज़ी के साथ 305.45 के आसपास क्लोज हुआ है। एक महीने में ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है सर, वो निवेशकों को 23% का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से जो तगड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, 52 वीक हाई की बात करें तो 368 के आसपास है और 52 वीक लो 198 के आसपास है। लेकिन हलचल जो है जियो फाइनेंशियल के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है सर। नहीं, बिल्कुल आज तेज़ी आई है उसमें। और अगर आप देखेंगे कि जब लिस्ट हुई थी जियो फाइनेंशियल 2023 की संभवतः बात है, तब से लेके और अब तक ही शेयर 41% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, जैसा देख रहे थे हम लोग जी। तो ओवरऑल कहानी यही है कि जो देश की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ा आगाज़, एक बड़ा हम चेंज या बड़ा एक जो है गेम होते हुए अब हम देख सकते हैं। बहुत सारी जो स्थापित जो AMCs हैं उनके लिए भी एक थोड़ी सी खतरे की घंटी कहें या कंपटीशन कहें, वहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस चीज़ पे नज़र रहेगी कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। क्या जैसे डेट जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें महारत मानी जाती है ब्लैक रॉक की, क्या डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस रहेगा, कितनी कम रकम वाली SIP शुरू करेगी जियो फाइनेंशियल, क्या 100 रुपये की SIP आएगी, क्या 250 रुपये की SIP आएगी जो कि आ चुकी हैं,
क्या कॉस्टिंग होगी, क्या रिलायंस जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक मिलकर बहुत कम कॉस्ट पर, क्योंकि देखिए डिजिटल फर्स्ट के माध्यम से अगर आने की कोशिश कर रही है जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक, तो इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो बाकी के जो जरिए हैं वहाँ पर दिया जाने वाला कमीशन कंपनी बचा सकती है। जी, अब प्रवीण सर, रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है तो देखिए उनके इस बिजनेस में 6 कंपनियां शामिल हैं। मैं उनका नाम भी आपको बताता हूं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिर रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस बैंकिंग लिमिटेड का जो है वो भी इन्वेस्टमेंट है। मेरा आपसे प्रश्न ये है सर, चूंकि ये बात जो आ रही है कि मुकेश अंबानी साहब अब सिप बेचेंगे, तो इनका तो जो बिजनेस था सर ऑयल एंड रिफाइनरी था, उसके बाद इनके जो तीनों बाल बच्चे हैं उनको इन्होंने एक एक करके एक एक वर्टिकल दिया, उसके बाद ये रिटेल में फोकस करने लग गए और उसके बाद अब ये एंट्री, ये ओवरऑल रिलायंस के पिक्चर, द बिगर पिक्चर की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये क्या शो कर रहा है कि क्या डाइवर्जन है इनका या चेंज करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल को? नहीं, देखिए ऑयल एंड गैस बिजनेस में भी नए डील्स की तलाश में है। जैसा कि हमने अभी कुछ वक्त पहले भी खबर आई थी कि कैस्ट्रॉल कोई जो है लुब्रिकेंट कंपनी है, उसका पूरा का पूरा बिजनेस खरीदने में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी दिलचस्पी है। लंबा चौड़ा बड़ा धंधा कारोबार है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए और ऑयल एंड केमिकल बिजनेस में भी एक स्टेप और आगे निकलने के लिए लगातार कोशिश रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है। जियो फाइनेंशियल के जरिए आप फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, रिटेल में मौजूद हैं, फिर आप डिजिटल सर्विसेज में अगर आप देखें तो सिम या टेलीकॉम के बिजनेस में है, ब्रॉडबैंड के बिजनेस में है। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और अगर हमने चौथे तिमाही के अगर नतीजों की आप बात कीजिए तो देखिए बड़ा जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो आपका न सिर्फ रिलायंस के जो जियो प्लेटफॉर्म्स है उससे आया, बल्कि रिटेल से भी अच्छा खासा बिजनेस रिलायंस को मिलता हुआ दिखाई दिया जी। तो अब जो ये बिजनेस हैं इनके फ्रूट्स नज़र आने लगे हैं। और जियो फाइनेंशियल जब म्यूचुअल फंड का बिजनेस करेगी या फिर जो इंश्योरेंस और बाकी के प्रोडक्ट्स बेचेगी, तब वहाँ से एक नई स्ट्रीम निकल कर आएगी। क्योंकि देश, आप पिछले 5 साल में ही देख लीजिए, शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड हो, वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ हमने देखी। और अभी ये मार्केट, इस मार्केट के सैचुरेशन में अभी बहुत साल बाकी हैं। तो 140 करोड़ लोगों का देश है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। और जब जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है या लोगों की कमाई बढ़ रही है, वहाँ पे जियो के लिए काम करना म्यूचुअल फंड्स के जरिए मुझे लगता है रिलेटिवली आसान। सर, मेरे व्यूअर्स सवाल ये भी पूछते हैं कि प्रवीण सर से पूछिए कि क्या जियो वाली छूट भी मिलेगी क्या एसआईपी में? नहीं, ऐसा देखिए, कॉस्टिंग का जो मसला है ना, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश ये है कि डायरेक्ट आप सेल कर पाएँ। यानी जो पूरा नेटवर्क रिलायंस का खुद का है, जियो का खुद का है, उसके जरिए आप इस प्रोडक्ट को बेच पाएँ, डिजिटली बेच पाएँ। सीधे अगर आप प्रोडक्ट्स को बेचेंगे तो आपको बहुत सारा मार्जिन बचता है, क्योंकि आपकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट उसमें अलग से नहीं लग रही। तो एम्प्लॉय कॉस्ट है, बाकी सब वो कॉस्ट अगर बचती है तो हो सकता है कि जियो जो सिम आई थी, जियो के फ़ोन आए थे, वो जो फ़ायदा था उस तरह का कुछ वक्त के लिए आप प्रमोशनल स्कीम्स भी रिलायंस चला पाए। और एक बार जब कस्टमर जुड़ जाए तो हो सकता है मामूली कॉस्ट उसमें जोड़ी जाए। अगर जीरो कॉस्ट पे, अगर रिडेम्पशन कॉस्ट, अगर एक्सपेंस रेशियो जैसी चीज़ों को अगर बेहद कम कर दिया रिलायंस ने, तब इस सेक्टर में एक बड़ी खलबली देखने को मिल सकती है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने कुछ रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी। ये कदम अमेरिका और चीन के बीच होने वाली बातचीत से ठीक पहले उठाया गया। आज ही दोनों देश के प्रतिनिधिमंडल यूके में ट्रेड नेगोशिएशंस पर बात करने वाले। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो कम हो सकता है। हालांकि यहां चीन ने भारत को अनदेखा किया। प्रवीण सर, भारत कैसे निपटेगा इस सिचुएशन से? भारत देखिए कोशिश कर रहा है, चीन के यहाँ एक सियाम का प्रतिनिधिमंडल भी भेजने की बात की जा रही है। एक तरफ चीन ने थोड़ी रियायतें यूरोपियन यूनियन को और दूसरे अमेरिका को देने की बात की है कि वो रेयर अर्थ मैग्नेट और दूसरे जो मिनरल्स हैं उस पर दे सकता है। लेकिन इंडिया के साथ अभी नहीं इस तरह की चीज़ें हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से
चीन को कन्विंस करने के। चीन का मानना ये है कि कहीं भारत इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का और मिनरल्स का इस्तेमाल डिफेंस प्रोडक्शन में ना करे। दूसरा चीन का जो शक है या वो मानना है वो ये कि कहीं जो मिनरल्स या जो मैग्नेट्स भारत को दिए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कहीं भारत उनको फिर से एक्सपोर्ट अमेरिका को ना करे। इस तरह की जो चीन की सोच है उसको सरकार क्लैरिफाई कर रही है अपने एंड पे। जो जिन कंपनियों को क्लैरिफिकेशन अप्रूवल मिल गया है एम्बेसी की तरफ से, उनको फास्ट ट्रैक करके किस तरह से जो मैग्नेट है वो मिल सकते हैं, इस सब की कोशिश जारी है। लेकिन साथ ही सरकार अब दूसरे ऑल्टरनेटिव पर भी विचार कर रही है, जिनमें आपका जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस तरह के जो देश हैं वहाँ से जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसकी सप्लाई को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रवीण सर, आपने सही नाम लिया कि वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका और रूस से बातचीत चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच ये है कि मान लीजिए कुछ एशियाई देशों से अगर ये बातचीत होती भी है तो वहाँ से कहा जा रहा है कि 45 दिन का समय लगेगा, और अगर अमेरिका और रूस से अगर आप बातचीत करते हैं और वहाँ से अगर मान लीजिए आयात निर्यात अगर आप करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ 60 दिन का समय लगेगा। और सियाम के आंकड़े कह रहे हैं और फाडा कह रहा है सर कि जून से ही ना प्रोडक्शन एकदम रुक सकती है। आपको याद ही होगा सर, आपने खुद मुझे बताया था कि वो जापान में जो सुजुकी की जो प्रोडक्शन है स्विफ्ट, वो बंद हो गई। तो चिंताजनक तो स्थिति इतनी बड़ी है कि ईवी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी मुसीबत आन खड़ी होगी भारत में। असल में जिस तरह की समस्या कोविड के वक्त आई थी सप्लाई चेन को लेके, चीज़ें सारी की सारी चीन पे सेंट्रिक थी, दुनिया भर में उनकी सप्लाई लाइंस मौजूद नहीं थी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और प्लांट मौजूद नहीं थे, और पूरी की पूरी दुनिया हर तरह की चीज़ के लिए चीन पर डिपेंडेंट थी। तब जो चाइना +1 या डाइवर्सिफाई करने की एक बात चली, दुनिया पूरी तरह से, एक तरह से मैं अगर सही शब्द इस्तेमाल करूं तो अंधेरे में या कहें कि सोते हुए ही पाई गई इस मामले में भी, रेयर अर्थ मेटल्स में भी। अप्रैल के आसपास चीन ने इस बात का ऐलान किया था कि वो इन मैग्नेट्स को और इन मिनरल्स को बहुत पाबंदियों के साथ दुनिया को निर्यात करेगा। अमेरिका के साथ जब टैरिफ को लेकर विवाद हुआ तो उसके बाद चीन की जो एक कदम था उसमें ये शामिल था। अब पूरी दुनिया के पास उसका कोई विकल्प अभी तक मौजूद है नहीं जी। ना एक्सप्लोरेशन किया गया, ना उनको रिफाइन करने की या उसके लिए कोई चाइना +1 का कोई कॉन्सेप्ट अपनाया नहीं गया। भारत में भी सरकार कोशिश कर रही कि दूसरे तरीक़ों से आए, या एक कंपनी ने ऐलान किया है, एक खबर जो आई उसमें कि हम 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने 500 टन का हैदराबाद के जो यूनिट मिडवेस्ट है सर, वो हैदराबाद की कंपनी है मिडवेस्ट, वो कह रही है कि अपनी 500 टन की जो सालाना क्षमता वाली जो यूनिट है वो दिसंबर तक वो ऑपरेशनल हो जाएगा सर। और उसको मैं कहा जा रहा है कि सालाना आधार पर उसको अब 5000 टन तक बढ़ाने की बात कही जा रही है, और उसके लिए आपने ठीक कहा सर 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यानी जो घरेलू कंपनियां भी हैं वो भी अब जागती हुई नजर आ रही हैं सर। तो मिडवेस्ट के पास श्रीलंका में माइंस हैं जहाँ से कि वो एक्सप्लोरेशन होके और फिर उनके प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे। लेकिन हम सब किसी भी चीज़ को देखिए, रेयर अर्थ मेटल्स का मसला आज से नहीं चल रहा है, पिछले कुछ सालों से लगातार ये मामला आ रहा है कि चीन पर पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी है, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस हो या बाकी चीज़ें हों सर। जी। तो अब आप जब चीन ने उस पर पाबंदी लगा दी, चीन ने स्ट्रिक्ट अपने रूल्स कर दिए, तब आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि अब हम उसको कहाँ से सोर्स करेंगे। तो पूरी दुनिया ने ही इस मामले में एक तरह से लापरवाही वाला रवैया अख्तियार किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे कि आप चीन पर डिपेंडेंट हैं। पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए, भारत समेत, कि आप उनके लिए अपने पास एक बैकअप प्लान तैयार रखें, उनकी चीज़ों की सप्लाई लाइन पहले से सुनिश्चित हो, ताकि भारत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लाखों लोग यहाँ पे रोजगार है। अगर भारत में किसी कंपनी का प्रोडक्शन हिट होता है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। प्रवीण सर, जैसे ही आपने कोविड एरा की बात कही, मुझे ध्यान आ गया कि उस समय भी एक ऐसी क्राइसिस की बात होने लग गई थी सेमीकंडक्टर्स की, चिप्स की। उस समय भी बात हो रही थी कि भाई इसके बिना तो दुनिया चलेगी ही नहीं। आप एसी में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में देखिए, गाड़ियों में देखिए, उसके लिए भी सबसे जो इसेंशियल जो चीज़ है वो है सेमीकंडक्टर। उसकी भी चीन कह रहा था कि मान लीजिए हम अगर रोक देते हैं या चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा था, तो उस समय भी हड़कंप मच गया था, देश ही नहीं दुनिया में हड़कंप मच गया था।
लेकिन हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के लिस्ट क्यों नहीं बना लेते हैं जिस पर हमें चिंतन मंथन करने की ज़रूरत हो? वहाँ पे भी देखिए, कोविड के बाद आप जो सेमीकंडक्टर या चिप्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे उस वक्त की जो याद है चीज़ें, आप समझिए कि चाहे टाटा मोटर्स हो या बाकी कंपनियों, सबके प्रोडक्शन स्लो डाउन हुआ था। वहाँ पे गाड़ियों की वेटिंग बढ़ी थी, स्टॉक्स की कीमतें मुश्किल में पड़ी हुई थी, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि अगले कुछ साल लग जाएंगे कंपनियों को चिप की जो शॉर्टेज है उसको बहाल करने में। और चिप की शॉर्टेज केवल भारत में नहीं हुई थी, पूरी दुनिया में शॉर्टेज हुई थी। उसका तरीका भी नहीं निकाला गया। अमेरिका अभी भी चिप जो है वो चीन से बड़े पैमाने पर खरीदता है, और पूरी दुनिया में चाइना का जो चिप सेमीकंडक्टर्स का है, भारत ने अब हम अपने यहाँ प्लांट लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही जो बात आप कह रहे हो कि कई जो अलग अलग कैटेगरीज हैं जहाँ क्रिटिकल आपकी ज़रूरत है, वहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, लेकिन भारत सरकार जो है सर, अब चीन स्थित अपने दूतावास के जरिए बातचीत को आगे बढ़ा रही है। जैसा कि आपने भी कहा कि इंडियन इंडस्ट्री की एक डेलीगेशन और चीन के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बीच भी बैठक कराने की योजना बन रही है। सियाम का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी, उसको भी चीन भेजने की तैयारी चल रही है। तो ये ताज़ा अपडेट है। और इस पर अगर कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे सर? भारत जो है कि 809 टन जो है रेयर अर्थ मैग्नेट को आयात यानी इंपोर्ट करता है सर। इसकी भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से चीन से हम एपीआई को मंगाते हैं सर, एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसको भी अगर आप देखिए तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी भी है जो लैक्यूना है, जिस पर हम चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तो ऐसी चीज़ों पर हमें भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जिस तरह से हम कहते हैं, केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया के सामने ये समस्या है। और सबने जो सप्लाई लाइन, जैसे अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, हम लोग बार बार टैरिफ की बात कर रहे हैं, चीन ने अमेरिका पे लगा दिया, अमेरिका ने चीन पे लगा दी, और पूरे दुनिया के ट्रेड में खलबली है। लेकिन क्या अमेरिका ने जब चीन से अपनी डिपेंडेंसी, और ये चीज़ आज की स्थापित नहीं है, तो पुराने वक्त से चला आ रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड को लेके एक टसल है, दोनों देशों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, और हालात वैसे हैं, लड़ाई झगड़े वाले आपस में ट्रेड को लेके। लेकिन क्या अमेरिका ने अपने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने की कोशिश की? इन पीछे के 4-5-6 साल की अगर हम बात करें, क्या कोशिश की? जिस चीज़ को लेके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हम दुनिया को सामान भेजें, अमेरिका में ही सामान बने, अमेरिका में ही बिके, अमेरिका का में बना सामान है, उस पर हम इंसेंटिव देंगे, सब्सिडी देंगे, टैक्स ब्रेक्स देंगे। इसके लिए ये सब घोषणाएं तो बहुत अच्छी हैं, ऐलान बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या इनके लिए कोई रियल काम किया गया वहाँ पे बनाने के लिए? अब आपके यहाँ जब इन्फ्लेशन पैदा हो रहा है, 3.2% की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक 4% तक का इन्फ्लेशन हो सकता है अमेरिका में, तो उसकी जड़ कहाँ पर है? जड़ आपका चीन पे डिपेंडेंसी की जड़ है। तो उसके लिए प्रयास बरसों तक नहीं किए गए। माना गया कि चीन से सस्ता माल मिल ही रहा है, हम अपने यहाँ क्यों बनाएं? ये सवाल पूरी दुनिया के सामने, न केवल अमेरिका के लिए, यूरोपियन यूनियन हो गया, भारत हो गया, हम सबके सामने ये सवाल था कि आप अपने देशों में प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि चीन सस्ते पे बना के बेच तो रहा है हमारे पास। और वही समस्या आप घिरती हुई चली आ रही है कि माना गया होगा कि मैग्नेट्स या रेयर अर्थ मिनरल का क्या ही मुश्किल है, चीन दे ही रहा है, प्रोडक्शन है ही वहाँ पे, आराम से मिल ही रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, आने वाले टाइम में भी नहीं आएगी। लेकिन जब वो शुरू ही चीज़ें, तो अब सब जगह परेशानी, अब जगह जगह खुदाई चालू है, एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं कि अब जो मतलब आप प्यास लगा है तब आप कुआं खोद रहे हैं, प्यास लगी है तब आप कुआं खोद रहे हैं। आपने समस्या को पहले से, जब आप जानते हैं कि चीन के साथ किस तरह के हालात हैं दुनिया के, संबंध कैसे हैं, संबंध कैसे न अमेरिका के भी हैं, भारत के भी वैसे ही हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफएमसीजी कंजम्पशन में आ रही स्लो डाउन की। असल में मार्केट रिसर्च कंपनी कंटार ने एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच रोज़मर्रा की ज़रूरतें जैसे किराना और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की खपत यानी कंजम्पशन सिर्फ 3.5% बढ़ी। एफएमसीजी ग्रोथ की ये रफ्तार जो है पिछली 9 तिमाही में सबसे धीमी रही। गौर करने और चिंता करने वाली बात यह है कि ये गिरावट ऐसे समय आई है जब महंगाई जो है अक्टूबर 2024 में अपने शिखर से यानी हाई से वहाँ से पहुँचने के बाद धीरे धीरे कम हो रही। प्रवीण सर, कंटार की रिपोर्ट में तिमाही आधार पर नज़र अगर आप डालेंगे तो आप पाएंगे कि शहरी क्षेत्रों में खपत जो है 4.4% बढ़ी, जबकि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 2.7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, तो इसमें भी शहरी खपत ने ग्रामीण खपत को पीछे छोड़ा है। सर, ये आंकड़े कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं और क्या ये चिंताजनक है? नहीं, देखिए, ग्रोथ के जो पहली बात एफएमसीजी ग्रोथ या जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान की जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो आंकड़ा है, वो पूरे साल एक चिंता का एक सब्जेक्ट रहा है पूरे देश के लिए, सरकार के लिए भी और सारे जो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी। अब इसकी वजह कई सारी हैं। वजह यह है कि लोगों की वेज ग्रोथ नहीं हुई, यानी कमाई नहीं बढ़ी। लोगों पर महंगाई की मार पिछले पूरे साल हमने देखी। अब आकर महंगाई में थोड़ी कमी आई है। तीसरी चीज़ जो बनी वो रही कि आपकी जो नौकरियों को लेके, एक जो जॉब्स को लेके एक जो मुश्किल है, उसने लोगों को रोका कुछ भी खरीदारी करने से। और ये जो डिस्ट्रेस है वो आपको अर्बन से लेके रूरल एरियाज़ तक दिखाई दिया। चौथी तिमाही में रूरल एरियाज़ में हमने डिमांड को थोड़ा सबड्यूड होते हुए देखा, लेकिन अर्बन इलाकों में थोड़ी रिकवरी भी नज़र आ रही है। ये भी बात है। अगर पूरे साल के आप आंकड़े की बात करें, भले ग्रोथ जो है वो हल्की है, 4.2% की है। ओवरऑल देश की अगर हम बात करें पूरे साल की, FY 24-25 की, उसमें अर्बन जो ग्रोथ है, अर्बन कंजम्पशन अगर हम उसको कहें, तो कांटार की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अर्बन कंजम्पशन ग्रोथ जो है वो 4.4% रही है, जबकि रूरल ग्रोथ जो है वो 4% रही है। तो कहीं ना कहीं रूरल जो ग्रोथ है एफएमसीजी में वॉल्यूम के आधार पे, वो कहीं ना कहीं लैग करती हुई नज़र आ रही है। और इसकी वजह यही है कि जो ओवरऑल जो आर्थिक माहौल हमने देखा पिछले साल, जब देखिए आपको जो दूसरी तिमाही की ग्रोथ थी, सितंबर तिमाही की जो देश की ग्रोथ थी, वो ग्रोथ के आंकड़े वाकई परेशान करने वाले थे सरकार के लिए, सारे लोगों के लिए। 5.4% की, जो 7 तिमाही के सबसे निचले स्तर पर था। बिल्कुल। और उसके बाद अक्टूबर के जब सीपीआई के नंबर आए तो वो भी परेशान करने वाले थे। 6.1% के आसपास का इन्फ्लेशन का नंबर था, जो अब 3.16 के आसपास है। जो अप्रैल का अगर हम जो डेटा देख रहे हैं तो वो 3.16% के आसपास आया, और लगातार 3 महीने से हमने गिरावट देखी, इन्फ्लेशन को गिरते हुए देखा है। अब मसला ये है कि ये तो पूरा साल आपका गुजर गया और एक सबड्यूड डिमांड वाला पूरा साल गुजरा, जिसमें आपके सामने ग्रोथ की भी चिंता पैदा हुई और आपके सामने खपत के कमज़ोर रहने की भी चिंता पैदा हुई। अब मसला असली इस बात का है कि नए फिस्कल में किस तरह के हालात आगे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रवीण सर, आप आगे चर्चा को लेके चलिएगा, लेकिन एक पर्सनल कंजम्पशन को लेकर भी एक स्टोरी हम लोगों ने मनी सेंट्रल में की थी, जिसमें आपने ही बताया था कि 7.2% की दर से बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ दिख रहा है। क्या उस कहानी को इस कहानी से जोड़कर देखा जाए? नहीं, बिल्कुल। प्राइवेट कंजम्पशन जो आपका था, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो सरकार की रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि 7.2% की दर से बढ़ी है। पहले के मुकाबले अच्छी बढ़ी? पहले के मुकाबले अच्छी बढ़ी, क्योंकि उसमें एक वजह ये जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ उसमें देखने वाली ये थी कि 2024-25 की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो रही है 6.5%। उसके सरपास किया है आपकी कंजम्पशन ग्रोथ ने। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, क्योंकि इससे पिछले सालों के अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी थी और खपत भी अच्छी थी, लेकिन पिछले साल आपने खपत को मरते हुए देखा, हमने कमज़ोर होते हुए, कमज़ोर पड़ते हुए खपत को देखा। और वही जो कंटार का सर्वे है वो वही आंकड़ा बता रहा है कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है पूरे साल के दौरान वो 2.1% रही है। इसी तरह से एक जो कंटार का सर्वे में जो एक महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई है वो ये आई है, और इसको कार सेल्स नहीं, इसको बार बार हमने पिछले पूरे साल देखा है कि जो अनब्रांडेड लेबल्स हैं जी, उनकी ग्रोथ ब्रांडेड लेबल्स के मुकाबले अच्छी रही है। अगर पूरे देश की हम बात करें पूरे साल के लिए, तो अनब्रांडेड लेबल्स की ग्रोथ जो है वो 6.1% रही है पूरे देश में, जबकि लिस्टेड ब्रांड्स की जो है वो ग्रोथ अगर ओवरऑल देखें तो 8.4% रही है, जबकि अर्बन इलाकों में अनब्रांडेड ग्रोथ रही है 3.6%, लिस्टेड की 2.1% रही है। जी, ये तो क्या बात शहरी इलाकों में ब्रांडेड और अनब्रांडेड वाली बात क्या है सर, इसको भी हमें समझाइए। ब्रांडेड और अनब्रांडेड मतलब नए लेबल्स हैं, छोटे लेबल्स हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है। अच्छा। केवल एक पैकेज नहीं है, HUL नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे नाम है जिन्हें कोई जानता नहीं है, पैकेज है लेकिन कोई ब्रांडिंग नहीं है उसकी, नॉर्मल है।
उनकी बिक्री बढ़ी है, संभवतः इस वजह से भी वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ शहरों में दिखाई दे रही है, क्योंकि वो शायद उतने महंगे नहीं हैं। ओके ओके ओके। तो गली मोहल्ले में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मान लीजिए बना रहा है कोई खाने पीने का सामान, हाँ भाई, और उसको पैक करके दे रहा है, और पैक करके दे रहा है, उसका कोई लेबल नहीं है, वहाँ पे आपको चीज़ें वो ज़्यादा ठीक पड़ रही हैं, सस्ती इसको पड़ मैं रही एक और कहानी से जोड़ रहा हूँ सर। कई बार मैं भी मॉल में जाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कि डाबर का प्रोडक्ट हुआ, या मान लीजिए काजू किशमिश आप खरीद रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं, तो एक होता है कि ब्रांडेड, जैसे आप रिलायंस वाला, और एक होता है कि उसी मॉल का मोहर लगा हुआ पैकेट में रहता है, तो उसको शायद मैं समझ रहा हूँ कि अनब्रांडेड वाला। नहीं, मॉल की बात अलग हो गई, लेकिन आप किसी रिटेल स्टोर पे भी जाएं, किराना पे भी, तो वहाँ पे भी ब्रांडेड आपको मिल जाएंगे, चाहे आप ड्राई फ्रूट्स की बात कर लीजिए, और अनब्रांडेड भी मिल जाएंगे आपको, पैकेज्ड हैं लेकिन अनब्रांडेड हैं। तो प्राइस का गैप जो दोनों के बीच में नजर आता है, वही चीज संभवतः शहरी इलाके के कंज्यूमर्स को इस बात के लिए मजबूर करती है कि वो खरीदे। और इससे इसका एक फ़ायदा भी मैं मानता हूँ कि आपका जो हर तरह का जो बिजनेस है उसको ग्रोथ करने का मौका मिलता है। अगर सारे लोग, अगर या कहें कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की सेल्स बहुत ज़्यादा हो वॉल्यूम बेस पे या वैल्यू बेस पे, और अनब्रांडेड की बहुत कम हो, तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो MSME हैं, SMEs हैं, उनके लिए चलने की, या बहुत लोअर लेवल पे जो कुटीर लेवल पे अगर मान लीजिए स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो बिल्कुल जो बिजनेस हैं, उनके फिर पनपने की गुंजाइश कम होती जा रही है। एग्जैक्टली, माइक्रो स्मॉल वाले ना, मीडियम इंटरप्राइजेस वाले में। सर एक इस रिपोर्ट को मैं जब डिकोड कर रहा था प्रवीण सर, तो ये कहा जा रहा है कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच में जो कहा गया कि रोजमर्रा की चीज़ों का जो है वो 3.5% बढ़ी है खपत। मैं समझ रहा हूँ कि जो सरकार ने बहुत बड़े कदम लिए, तो वो तो इफेक्टिव हो जाएंगे 1 अप्रैल से सर। जिस तरह से देखिए 12.75 लाख तक के अगर आप सैलरीड में हैं तो आपको टैक्स छूट मिलेगा, कंजम्पशन तो इसके बाद बढ़ेगा ना सर, जब लोगों के पास पैसे बचेंगे, टैक्स में ना पैसा कट के उनके खाते में रहेंगे, तब शायद इसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। आप कैसे देख रहे हैं? वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब ये पिछले पूरे साल के आंकड़े थे, या लास्ट जो क्वार्टर था गुजरे फिस्कल का, उसके आंकड़े थे। अब असल चीज़ें पता चलेंगी जब मौजूदा फिस्कल, जो नया फिस्कल है वो शुरू हो गया है, जहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट की बात हो, या रिजर्व बैंक के रेट कट की बात हो, जहाँ पे कि आपकी जेब में थोड़ा पैसा बचता हुआ दिखाई देगा। तो अब इसका असर क्या इस तरह हो सकता है कि शहरी इलाकों में ग्रोथ हम FMCG प्रोडक्ट्स की और तेज़ी से बढ़ती हुई देख सकते हैं। ओके। दूसरी चीज़, ग्रामीण इलाकों में ग्रोथ क्या इस बात पर डिपेंड करेगी कि अच्छा मॉनसून जो है वो वहाँ पर इसको रिवाइव करता हुआ दिखाई देगा, आपका FMCG या रोज़मर्रा की चीज़ों की ग्रोथ का। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो अब प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे हमको पूरे देश की इकोनॉमी में। जी प्रवीण सर, एक और सवाल है मेरे मन में आ रहा है। जिस तरह से पहले भी हम लोगों ने FMCG सेक्टर को कवर किया, तो उसमें कहा गया कि ग्रोथ को या सेल्स को बढ़ाने के लिए, विशाल आपने कहा था कि छोटे छोटे पैकेट्स में कंपनियां ना अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही हैं। क्या ऐसे और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिस तरह से इसमें ग्रोथ देखने को मिले FMCG कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कंपनी को, और क्या करना चाहिए सर? नहीं, कंपनियां तो अपने एंड पे चीज़ें कर ही रही हैं, इस तरह के छोटे लेवल्स लाने का, या जो कॉस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को कम करने का। जैसे डाबर वाला आप मामला बता रहे थे कि अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को दूंगा ही नहीं, डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दूंगा, वहीं से सेल होगा। इसको लेके केवल डाबर नहीं, कोलगेट पामोलिव के साथ भी इसी तरह का विवाद शुरू हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का एसोसिएशन है उनके साथ बाद में सहमति हुई, और जो विरोध प्रदर्शन वगैरह करने की चीज़ें थी उसको टाला गया। लेकिन इस तरह के स्टेप्स कंपनियां उठा रही हैं इसी वजह से, क्योंकि सेल्स बहुत बुरी तरह से पिटी हुई है। उसको बढ़ाने के लिए छोटे पैकेज हों, ग्राम कम करके प्राइस को वहीं स्टैग्नेंट रखने की कोशिश की जा रही, ताकि रूरल और अर्बन दोनों जगहों पर सेल्स निकल पाए। जी, कुछ सफलता मिली भी रूरल इलाकों में कंपनियों को छोटे पैकेज की वजह से, लेकिन ये एक स्थायी समाधान असल में इस चीज़ का नहीं है। अब जबकि महंगाई हल्की है, और पूरे साल के लिए भी अगर आप देखेंगे तो 3.7% का RBI 4% घटा के 3.7% का दिया है मौजूदा फिस्कल के लिए। अगर 3.7% का एवरेज इन्फ्लेशन रहने की बात रिजर्व बैंक कर रहा है, तो इसका फ़ायदा जो FMCG कंपनियां हैं उनको भी मिलेगा। कम महंगाई का, कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम आएंगे, तो वो इसका फ़ायदा
कंज्यूमर्स को भी दे सकते हैं कीमतों को कम करके, और मार्जिन भी उनके इंटैक्ट रह सकते हैं, और इस लिहाज से फिर ग्रोथ को रिवाइव भी किया जा सकता है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।